नमस्कार। आज की क्लास एमए सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है भाषा विज्ञान पे। आज मैं भाषा विज्ञान में ध्वनि नियम पे बात करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा में परिवर्तन का क्रम निरंतर चलता रहता है। इस परिवर्तन से भाषा का कोई भी अंग ध्वनि, पद, वाक्य या अर्थ अपरिवर्तित नहीं रहता, परंतु परिवर्तन का आरंभ मुख्यतः ध्वनियों से ही होता है। ऐसे ही कतिपय नियमों को ध्वनि नियम कहते हैं। उनको ध्वनि नियम के नाम से भाषा विज्ञान में जाना जाता है। तो इन नियमों की कुछ विशेषताएं या सीमाएं भी हैं। ये न तो सामान्य नियम है और ना ही सभी भाषाओं पे प्रभावी भी हैं। यदि विशेष परिस्थितियों में पढ़कर कोई क्रिया समय या स्थान की सीमा तोड़कर सर्वदा घटित हुआ करती है तो उसे नियम की संज्ञा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि गणित का कोई नियम है या भौतिकी का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो ये जो नियम है, ये प्रत्येक नियम ये लगभग सब जगह एक समान लागू होता है, लेकिन प्रत्येक नियम में अनेक अपवाद हैं। इसको भाषा की ध्वनि प्रवृत्ति या फोनेटिक्स टेंडेंसी कह सकते हैं। यदि उपयुक्त प्राकृतिक नियमों की भांति ही समान परिस्थितियों में समान रूप से कोई परिवर्तन आदि की क्रिया भाषा ध्वनि के क्षेत्र में घटित हो तो उसे भी ध्वनि कहा जा सकता है। यद्यपि भौतिक पदार्थों में घटित प्राकृतिक नियमों जैसी नियमितता तथा असंदिग्धता का भाषा या ध्वनि के क्षेत्र में मिलना असंभव है, क्योंकि भाषा का संबंध चेतन मानव से है और तथा उसकी परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन से है। अब यह परिवर्तन निरंतर होता रहता है, तथापि अनेक विद्वानों ने भाषाई जो ध्वनियां हैं और ध्वनियों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करके कुछ ऐसे भी नियम बनाए हैं जिन्हें देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी निश्चित काल, किसी निश्चित देश की निश्चित भाषा की कुछ निश्चित ध्वनियां एक विशेष क्रम में परिवर्तित होती रहती हैं। इसी विशिष्टता और निश्चितता के आधार पर इन परिवर्तनों को ध्वनि नियम की संज्ञा दी जाती है। अब यह ध्वनि नियम और प्राकृतिक नियमों में क्या अंतर है, इस पर प्रकाश डालना भी आवश्यक है। तो प्राकृतिक नियम किसी काल की अपेक्षा नहीं करते। 2 या 2 को जोड़ने पे हर बार 4 ही आएगा, जबकि भाषा के क्षेत्र में भारूपी परिवार के प्राचीन काल से मध्यम काल के आने तक जो परिवर्तन हुए हैं वे मध्यकाल से आधुनिक काल में आने पर नहीं हुए हैं। और यह आवश्यक नहीं कि वे परिवर्तन आधुनिक काल में भी हो ही, क्योंकि प्राकृतिक नियम काल की भांति दशा या स्थान की भी अपेक्षा नहीं रखते। उदाहरण देख लीजिए, जैसे न्यूटन का नियम प्रायः लागू होता है, पर ध्वनि नियम की इस संबंध में सीमाएं हैं जिन्हें वह लांघ नहीं सकता। कुछ अपवाद भी हैं। अब अपवाद का क्या कारण है? तो प्रायः इनके अपवाद ऐसे मिलते हैं कि इनके 2 कारण मान लीजिए। पहला है सादृश्य। तो सादृश्य इसका प्रधान कारण है, क्योंकि सादृश्य के कारण ही नियमानुसार दूसरे रूप धारण करने वाला शब्द कुछ और हो जाता है। और दूसरा कारण यह है कि आदान इसका दूसरा कारण है। दूसरी भाषा से आए जो विदेशी शब्द हैं उनमें भी ध्वनि नियम लागू नहीं होते, भले ही ये शब्द ध्वनि नियम के लागू होने से पहले आए हों। ध्वनि नियम की परिभाषा करते हुए टकर महोदय ने लिखा है, किसी भाषा का ध्वनि नियम वह कथन है जिसका संबंध भाषा विशेष को किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह में विशेष काल तथा विशेष परिस्थितियों में होने वाले
नियमित विकार से होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनि नियम किसी विशिष्ट भाग का वह परिवर्तन या विकार है जो उस विशिष्ट भाषा की कुछ खास ध्वनियों में एक विशिष्ट काल एवं विशिष्ट दशा में ही होता है। अब हम ध्वनि नियम की कुछ विशेषताओं पे बात कर लेते हैं। तो जो ऊपर मैंने विवेचन बताया उसके आधार पे हम ध्वनि नियम की विशेषताएं देख लें। तो ध्वनि नियम की विशेषताओं में ऐसे देख सकते हैं कि ध्वनि नियम किसी भाषा विशेष का होता है, अर्थात उसे हर भाषा पर लागू नहीं किया जा सकता। एक भाषा की सभी ध्वनियों पर वह नियम लागू न होकर कुछ विशिष्ट ध्वनियों पर ही लागू होता है। और एक बार ध्वनि परिवर्तन यदि प्रारंभ हो जाए तो वह रुकता नहीं और अब पीछे मुड़ता है, अपितु वह संबद्ध ध्वनि समूह को प्रभावित करता हुआ दशा विशेष में अग्रसर होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, वह परिवर्तित होता रहता है। कुछ प्रसिद्ध ध्वनि नियम हैं जिनका अध्ययन हमें इस क्रम में करना है, जिनमें ग्रीम नियम, ग्रासमैन नियम, बर्नर नियम, तालव्य नियम, मूर्धन्य नियम। इन सारे नियमों पे हम बात करने से पहले ये बता दें कि आज हम अभी ग्रीम नियम पे ही बात करते हैं। तो ग्रीम नियम क्या है, इसके बारे में जानिए। ध्वनि नियमों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नियम ग्रीम नियम ही है। यद्यपि ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियमों का संबंध ग्रीम से जोड़ा जाता है, किंतु उसका सूत्र जो डेनिश विद्वान है रास्क और ईरे ने पहले ही ढूंढ निकाला था, लेकिन उसे व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप में चूंकि जर्मन विद्वान याकोबी ग्रीम ने प्रस्तुत किया, इसलिए उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। यह उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है, ग्रीम नियम के नाम से ही यह जाना जाता है। याकोबी महोदय लगभग 1785 से 1873 के बीच रहे, इनका समय यही है। तो ग्रीम नियम का भी यही इसी समय विकास हुआ होगा। चूंकि अब पहले से रास्क और ईरे ने ही इसको ढूंढा था, लेकिन ग्रीम महोदय के नाम से यह जाना जाता है। तो ग्रीम ने ग्रीक, संस्कृत, लैटिन, जर्मन आदि की तुलना करते हुए यह पाया कि मूल भारोपीय की कुछ ध्वनियां जो जर्मनिक शाखा में कुछ दूसरे रूप में प्रयुक्त होती हैं। सूक्ष्मता से अध्ययन द्वारा उन्होंने इन परिवर्तनों में व्यापकता पाई और उसी को उन्होंने नियमबद्ध किया। ग्रीम द्वारा जो निर्धारित नियम, उनका संबंध जो है दो ध्वनि परिवर्तनों से है। एक ध्वनि परिवर्तन जो प्रागैतिहासिक काल से कभी हुआ, संभवतः 3री सदी से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच इसका समय है, और दूसरा ध्वनि परिवर्तन 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ। इन दोनों परिवर्तनों का संबंध जर्मनिक भाषा की शाखाओं से है। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि ग्रीम की यह मान्यता है कि मूल भारोपीय की ध्वनियां संस्कृत, ग्रीक, लैटिन में सुरक्षित हैं, खासकर व्यंजन। संस्कृत में सबसे अधिक सुरक्षित है व्यंजन। और दूसरा है कि ध्वनि संबंधी परिवर्तन केवल जर्मनिक शाखा की भाषाओं में नहीं हुआ, अतः ग्रीम नियम जर्मनिक शाखा की भाषाओं पर लागू होता है। और तीसरा है कि प्रथम ध्वनि परिवर्तन को प्रागैतिहासिक काल की संज्ञा क्यों दी गई? तो प्रागैतिहासिक काल की संज्ञा इसलिए दी गई कि इस परिवर्तन के काल की अवधि ठीक से मालूम नहीं है। और दूसरा जो परिवर्तन है वह 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ। तो वह तब हुआ जब उच्च जर्मन और निम्न जर्मन अलग अलग हुए। इसीलिए उच्च और निम्न भाषा का मतलब नाम आता है। यह उच्च और निम्न प्रयोग भौगोलिक दृष्टि से है, क्योंकि जर्मन का दक्षिणी भाग पहाड़ी एवं ऊंचाई पर है, इसलिए वहां बोली जाने वाली भाषा उच्च जर्मन कहलाती है, और उत्तर का समतल अपेक्षाकृत नीचे भाग में बोली जाने वाली भाषा तो निम्न जर्मन कहलाती है। तो यह निम्नता एवं हेयता और श्रेष्ठता का मतलब इसमें कहीं कोई बात नहीं है। निम्न जर्मन की शाखाएं अंग्रेजी, डच, डेनी, नॉर्वे, स्वीडी आदि में हैं, लेकिन चूंकि अंग्रेजी से ही हम ज्यादा परिचित हैं, इसलिए
जो आगे हम आपको विवेचन दिखाएंगे वह अंग्रेजी का भारोपीय और जर्मन से ही परिवर्तित रूप हम आपको दिखाएंगे। तो हमने उसको थोड़ा सा एक पेज पर वो किया है, आप पेज पर देखिए तो आपको स्पष्ट। चलो, ग्रीम का प्रथम ध्वनि नियम देखिए। तो ग्रीम के अनुसार प्रथम ध्वनि परिवर्तन इस प्रकार हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मूल भारोपीय और जर्मनी। तो मूल भारोपीय में जिन शब्दों का परिवर्तन हुआ, प्रथम देखिए आप क त प जो अघोष अल्प प्राण है, इनका जर्मनिक में ख, कहीं कहीं ख को ह भी पढ़ते हैं, तो ख थ फ जो अघोष महाप्राण है, इसमें यह परिवर्तित हो गया, वहां इस प्रकार इसका प्रयोग होता है। और घ ध भ जो घोष महाप्राण है, इसका ग द ब घोष अल्प प्राण, और ग द ब जो घोष अल्प प्राण है, इसका क त प अघोष अल्प प्राण। अब रेखा चित्र के माध्यम से भी इसको आप समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने त्रिकोण में आपको बना के दिखा दिया कि इसे मूल भारोपीय के प्रतिनिधि संस्कृत एवं जर्मनी के प्रतिनिधि अंग्रेजी के उदाहरण के द्वारा और भी आसानी से समझा जा सकता है। देखिए आप, भारत यूरोपीय जो संस्कृत बोली जाती है और जर्मनी में अंग्रेजी, तो क से ख या ह को संस्कृत में कह, अंग्रेजी में हु, क द कद संस्कृत में, उसका अंग्रेजी में व्हाट। जैसे त से थ त्री का अंग्रेजी में थ्री, यह परिवर्तित रूप है जो आप देख रहे हैं। तनु का थिन, प से फ पद को फुट, पत्र को फेदर। ध या ह से ग हंस का गूस। ध से द विधवा को अंग्रेजी में विडो। बंध को बैंड। भ से ब भ्रातृ को ब्रदर। भ्रू को ब्राउ। ग से क गो को काउ। द से त द्वौ को टू, स्वेद स्वेट। ब से प तूर्बा को थोर्प। ब से प के ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण संस्कृत में नहीं मिलता, इसलिए लैटिन का तुर्बा शब्द उदाहरण स्वरूप दिया गया है, जो आपको उसमें दिख रहा है। अब ध्वनि का जो ग्रीम का द्वितीय नियम है ध्वनि परिवर्तन का, उसे भी देख लेते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन है। तो द्वितीय ध्वनि परिवर्तन का संबंध जर्मनिक भाषाओं की दो शाखाओं, उच्च जर्मन और निम्न जर्मन के बीच है। तो इस ध्वनि परिवर्तन को क्रमशः ग द ब का क त प और क त प का ख थ फ और ख थ फ या घ ध भ का ग द ब हो गया है। इसका भी उदाहरण देख लीजिए। निम्न जर्मन का अंग्रेजी और उच्च जर्मन जो आधुनिक जर्मन है, क से ख को वहां पे निम्न जर्मन में बुक और उच्च जर्मन में भोक। वैसे ही त से थ या स को वाटर और आधुनिक जर्मन में वासेर। प से फ स्प्रिंग को फ्रूलिंग। स्लीप को स्लाइफेन। थ से द थ्री को द्रेग। कुछ अपवाद भी हैं। ग्रीम को इन नियमों के अपवाद भी बहुत मिले, कुछ इनमें पर्याप्त नियमित थे। इन नियमित अपवादों को ग्रीम ने स्वयं नियम का रूप दे दिया। ग्रीम के अनुसार प्रथम वर्ण परिवर्तन केवल असंयुक्त ध्वनियों पर लागू होता है, अर्थात संयुक्त रूप में प्रयुक्त जो क त प ध्वनियां तो जर्मनिक में अपरिवर्तित ही रहती हैं, इनका परिवर्तन नहीं होता है। जैसे भारोपीय में पिस्केस को जर्मन में फिस, क का ख होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे यह अपवाद है, इसमें नहीं हुआ है। अधिकांश जगह होता है। जैसे अस्थि भारोपीय में उसका जर्मन में ईस्ट, अब त का थ होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ, यह अपवाद है। जैसे आपने लघु सिद्धांत कौमुदी में भी पढ़ा है कि कुछ चीजें विकल्प से हो जाती हैं और कहीं कहीं वह सूत्र लागू नहीं होता है, तो वही है यहाँ भी कि वह नियम कहीं कहीं यहाँ पे अपवाद स्वरूप नहीं लागू हुआ है। स्पष्ट, इस पे होन
यहाँ प का फ होना चाहिए था। नत्ता, निप, न का थ होना चाहिए था। इन उदाहरणों से अब स्पष्ट है कि क त प से पहले स या त से पहले क प रहने पर क त प अपरिवर्तित ही रह जाते हैं। इस प्रकार अब आपने ग्रीम नियम के अनेक बचे अपवादों को, इस प्रकार आपने ध्वनि नियम का प्रथम जो ग्रीम नियम है, इसमें जो अपवाद हैं और जो बचे हुए और जिनको ग्रासमैन एवं फेरनर ने अपने संशोधनों द्वारा दूर करने का प्रयास किया है, उस पर हम विस्तार से अगले नियम में, जैसे ग्रासमैन नियम में जब चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे कि उनका परिवर्तन कहाँ कहाँ पे लागू होता है, जो इसमें अपवाद है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।